दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक, कि हमारी किसी भी वीडियो का मकसद किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, सरकार, संगठन या अन्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने या ठेस पहुँचाने का नहीं है और ना ही हम किसी भी स्थान, मान्यता, जीवित या मृत व्यक्ति की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। हमारी वीडियो एजुकेशन और जानकारी के लिए होती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट, अखबारों, किताबों, न्यूज़पेपर, आर्टिकलों, चैनलों और उपलब्ध वीडियोज़ के आधार पर दी गई हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जा सके। दूसरी बात यह कि ये एपिसोड गुरुद्वारा और हजरत बल के बारे में है, तो इसमें कुछ शब्द पंजाबी और कुछ उर्दू के होंगे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह है कि मुझे ये दोनों भाषाएं बोलनी या पढ़नी नहीं आती। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जो भी शब्द इन भाषाओं से रिलेटेड होंगे उनको मैं ठीक तरीके से बोल सकूं। लेकिन अगर कहीं कुछ शब्द बोलने मतलब उच्चारण करने में कुछ गलती हो जाए तो कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों, कश्मीर के श्रीनगर में एयरपोर्ट से करीब 15.5 किलोमीटर, डल गेट ब्रिज से 3 किलोमीटर और हजरत बल से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है 6वीं पातशाही गुरुद्वारा। माफ करना दोस्तों, यहाँ मैं इसको ठीक से उच्चारण नहीं कर पाया। हरी पर्वत पर बने सारिका मंदिर से ये गुरुद्वारा काफ़ी पास में है, जिसकी वीडियो इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखी होगी। आज जहाँ ये पवित्र गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, माना जाता है कि किसी समय यहाँ पर सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी यहाँ आए थे और कुछ दिन के लिए वे यहाँ रुके भी थे। इन्हीं के कारण इस जगह का ये नाम रखा गया। इनके अलावा गुरु नानक देव जी भी यहाँ पधारे थे। जनवरी 2021 में जब हम यहाँ पहुँचे थे तो ये इस गुरुद्वारा में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुद्वारे के आयताकार हॉल के बीच में एक गर्भगृह और पास ही में एक पुराना कुआं भी बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस गुरुद्वारे के इतिहास या इनसे जुड़ी हुई कुछ मान्यताओं के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्रीनगर के इस स्थान पर माई भगभरी नाम से एक महिला हुआ करती थी। माफ़ करना अगर इनका नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो। जो गुरु गोविंद सिंह जी को अपना रब मतलब भगवान मानती थी, जो अपने जीते जी गुरु गोविंद सिंह के दर्शन भी करना चाहती थी। लेकिन वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तो जहाँ पर गुरुजी रहते थे वहाँ तक जाना तो उनके लिए संभव नहीं था। किसी तरह ये बात पता चल गई गुरु गोविंद सिंह जी को कि उनकी एक भक्त उनके दर्शन के लिए इतनी उत्सुक है। तब गुरु गोविंद सिंह जी कश्मीर के श्रीनगर में इस स्थान पर आए और माई भगभरी से मिले। माई गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को पहनने का एक कपड़ा उपहार में दिया। कुछ समय बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई, मतलब आंखों से उनको दिखाई देना बंद हो गया। इस पर गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ एक कुआं खोदा और उसमें से जल निकालकर माई की आंखों पर छींटे मारे पानी के। इससे माई की आंखों की रोशनी वापस आ गई। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर गुरुद्वारे में ये प्रसिद्ध कुआं बना हुआ है और इसके पानी में औषधीय गुण भी हैं। जब उनको सब कुछ दिखाई देने लगा तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि आपके दर्शन होने से मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ भी पाने या देखने की इच्छा नहीं है। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार भी किया था। अब मोड़ना बड़ा भारी पड़ा है। हजरत बल श्रीनगर एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर, डल गेट से 7.5 किलोमीटर और गुरुद्वारा से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है हजरत बल। डल झील के किनारे बसे इस स्थान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मदीनात उस सैनी, हजरत बल मस्जिद, असार शरीफ और दरगाह शरीफ। मुस्लिमों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हजरत बल में हजरत का मतलब है मोहम्मद और बल का अर्थ है जगह। इन दोनों को अगर मिला दें तो ये हुआ मोहम्मद साहब जी की जगह। वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस स्थान पर इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद साहब जी की दाढ़ी का बाल रखा हुआ है। फारसी भाषा में बाल को मुँह या मो कहा जाता है, इसलिए हजरत बल में सुरक्षित बाल को मो ए मुकद्दस या
मोई मुकद्दस या फिर मोए मुबारक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र बाल। इस पवित्र बाल या केस को साल के कुछ खास मौक़ों पर लोगों के सामने लाकर दर्शन कराए जाते हैं और तब लोग इसको देखकर दुआ मांगते हैं। पैगंबर के अवशेष दुनिया में कुछ गिनी चुनी जगहों पर रखे हुए हैं, उनमें से हजरत बल भी एक स्थान माना जाता है। मान्यता है कि हजरत बल मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था, जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसकी वास्तुकला मुगल और कश्मीरी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। अब मोई मुकद्दस मतलब मोहम्मद साहब जी की दाढ़ी के बाल के बारे में जान लेते हैं, जो यहाँ पर रखा हुआ है। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जी के वंशज सैयद अब्दुल्ला 1635 में मदीना से भारत के बीजापुर में आकर बस गए थे। इस दौरान उनके पास वो पवित्र केस मतलब बाल भी था। सैयद अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयद हामिद को ये बाल विरासत में मिल गया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र पर मुगलों का कब्जा हो गया और सैयद हामिद की ज़मीन जायदाद वगैरह सब छीन ली गई। इतना होने पर सैयद हामिद ने ये बाल एक धनी कश्मीरी व्यापारी को बेच दिया, जिसका नाम था ख्वाजा नूरुद्दीन। औरंगजेब को जब पता चला तो उसने बाल को जब्त करके उस व्यापारी को दिल्ली की एक कैद में बंद कर दिया। कुछ समय बाद औरंगजेब ने नूरुद्दीन को कैद से मुक्त करना चाहा, मतलब वहाँ से वो कैद से छुटाना चाहा, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाद में इस केस को नूरुद्दीन के शव और उनकी पुत्री इनायत बेगम के साथ 17वीं शताब्दी में कश्मीर भिजवाया गया, जहाँ उन्होंने ये दरगाह बनाई। दोस्तों, अब केस मतलब बाल से जुड़े हुए एक राज के बारे में बात कर लेते हैं। 26 दिसंबर 1963 को रहस्यमय तरीके से हजरत बल से ये बाल गायब हो गया। इस बात के फैलने से कश्मीर सहित भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने लगा। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहाँ दंगे होने लगे, जिसमें कई मंदिरों पर भी हमले हुए। पाकिस्तान इसमें आग में घी डालने वाला काम कर रहा था। श्रीनगर और बाकी कश्मीर में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसमें आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की भी कई घटनाएं सामने आई। उस समय देश के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने लोकसभा में कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान मतलब जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर भड़के दंगों में 29 लोग मारे गए थे। तब अखबारों में छपी खबर के अनुसार बंगाल में करीब 200 से ज़्यादा लोगों की दंगों की वजह से मौत हुई थी। 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। पूर्वी पाकिस्तान से हिंदू आबादी भारत के बंगाल में आने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केस मतलब बाल की खोज के लिए आवामी एक्शन कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के नेता 19 साल के मीरवाइज मौलवी फारूक थे। सीबीआई के प्रमुख बीएन मलिक को भी खोज के लिए श्रीनगर भेजा गया। इसके बाद 31 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रीनगर भेजकर इस काम में लगा दिया। दिन बीतते गए लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा रहा था। हालात विस्फोटक होते गए और माहौल बिगाड़ने में पाकिस्तान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। वहाँ के रेडियो से भड़काने वाले भाषण प्रायोजित हो रहे थे। देश में कई स्थानों पर हुए तोड़फोड़, आगजनी और दंगों से ऐसा लग रहा था कि अगर समय रहते ये बाल नहीं मिला तो पूरा देश जल उठेगा। 4 जनवरी 1964 को दोपहर में रेडियो कश्मीर पर शमसुद्दीन ने जनता को बताया कि पवित्र अवशेष बरामद कर लिया गया है, मतलब वो बाल मिल गया। दरगाह में जहाँ से चोरी हुआ था वहीं पर इसको वापस रख दिया गया है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि मोहम्मद साहब जी की दाढ़ी का जो बाल था ना, जो बरामद किया गया है, अभी उसे देखना था कि ये असली है या नकली। इसकी जांच होना अभी बाकी था। केंद्र सरकार की ओर से लाल बहादुर शास्त्री जी को विवाद निपटाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत की और अंततः तय हुआ कि 6 जनवरी 1964 को जनता के सामने नेता मिराग साहब बाल की पहचान करके बताएंगे कि ये असली है या नहीं। भारी संख्या में वहाँ लोग जुटने लगे। तब मिराग शाह ने बाल को अपने हिसाब से जांचा परखा और लास्ट में कहा कि यही मुए मुकद्दस यानी कि असली बाल है। इतना सुनकर वहाँ जुटी जनता खुशी मनाने लगी और इस तरह ये मामला सुलझ गया। हजरत बल में रखा हुआ मोहम्मद साहब जी की दाढ़ी का बाल कैसे और किसने गायब किया था, ये अभी तक रहस्य में बात बनी हुई है। मतलब अभी तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि बाल किसने और क्यों गायब किया, वापस कैसे आया और इसके पीछे क्या मकसद था। बाद में बहुत सारी अलग अलग बातें बताई गई, लेकिन पता नहीं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो यहाँ पर हम उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर पूरा डिटेल बताने लग गए बाद की स्टोरी के बारे में तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, हजरत बल में एक और घटना घटित हुई थी, उसको भी देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 1993 को तेहरे आतंकवादियों ने हजरत बल दरगाह में घुसकर इस पर कब्जा कर लिया। हालांकि उनकी संख्या 13 थी, पर सरकार को धोखा देने के लिए ये संख्या हजरत बल के अंदर से 40 बताई जा रही थी। सरकार उन आतंकवादियों से बात तो करती रही, पर अपने वोट बैंक और ढुलमुल रवैये के कारण किसी भी सैन्य कार्रवाई की उसने परमिशन नहीं दी। जबकि अगर सरकार परमिशन देती तो भारतीय सेना एक ही दिन में हजरत बल को आतंकियों से मुक्त कराने में पूरी तरह सक्षम थी। लेकिन उस समय की सरकार तो उनको 5 स्टार होटल की बिरयानी खिलाती रही, बिस्तर लगवाए गए उनके सोने और आराम करने के लिए, और पता नहीं क्या क्या उनके लिए व्यवस्था कराई गई। करीब 1 महीने तक ऐसे ही शांति वार्ता के नाम पर आतंकियों की सेवा की जाती रही। और देखिए शांति वार्ता से क्या निकल कर आया। 32 दिनों के बाद सभी आतंकियों को बिना शर्त छोड़ दिया गया। और सुनिए, कुछ आतंकियों को तो सीमा पार करके पाकिस्तान भी पहुंचवाया गया। अब देखिए इससे हुआ क्या, आतंकियों का हौसला बढ़ता गया और फिर 2 साल बाद 7 मार्च 1995 को करीब 60 आतंकवादियों ने फिर कश्मीर की चरारे शरीफ दरगाह पर कब्जा कर लिया, मतलब उसमें घुस गए। और फिर से वही खेल देखने को मिला। 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक आतंकी वहाँ रहे। सरकार सेना को कार्रवाई करने से यहाँ भी रोकती रही। अब सेना भी क्या करे, जब उसे कुछ करने की छूट ही नहीं दी जा रही तो बेचारी वो क्या करे। तो इस तरह ये मामला आगे बढ़ता चला गया। लेकिन 10 मई 1995 को जब सेना का धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने कार्रवाई करके आतंकियों को मारकर दरगाह को मुक्त कराया। देखिए ऐसी एक नहीं बल्कि कई घटनाएं हैं जिनसे आतंकियों का हौसला बढ़ता है। सरकार की कमजोर नीति, वोट बैंक और ढुलमुल रवैये के कारण सेना के हाथ बांध दिए जाते हैं, जिससे देश में आतंकी घटनाएं बढ़ती हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता और सुरक्षा बलों को भुगतना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल की बात करें, फ़िलहाल देखें तो हालात काफ़ी तेज़ी से सुधर रहे हैं और काफ़ी हद तक ठीक भी हो चुके हैं। बचे खुचे जो भी आतंकी हैं उनको भी देश में ढूंढकर सफाया किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला समय अपने भारत के लिए और अच्छा साबित होगा। जय हिंद। नहीं, जो वो है यहाँ घटनाएं कम होती जा रही ना, एक न एक दिन ठीक हो जाएगा मामला। एक मिनट रोक लो, मैं फोटो खिंचा लूँ एक। हाँ चलो। और गलत मत बोल, पिट मत दिया कर, गलत मत बोल दे कुछ। पिटवाए मत दियो यार। तो आप मानकर चलिए कि कश्मीर में अगर ये जो आप रूम देख रहे हैं ये कई लाखों का है, क्योंकि 60-70 हज़ार का तो बेड ही है ये। अपने यहाँ मिर्ज़ापुर में बहुत है खाली, क्योंकि जितना हमने कश्मीर को जाना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए इसको टच करना ये तो ऐसा जैसे फ्रीज में से निकाला हो बिल्कुल। क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब, इसलिए गर्मी की ज़रूरत होती है। तो लेडी है ना भाई, ये बता दो हमारे फ्लाइट हाईवे कब खुलेंगे? बता दे भाई, परेशान है हम।